दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 15 है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस देखेंगे लोग। और केंद्र राज्य संबंध में तो किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे लोग। तो पहला है विधायी संबंध, और दूसरा है प्रशासनिक संबंध, तीसरा है वित्तीय संबंध, और चौथा है केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ। तो विधायी संबंध ये संविधान के भाग 11 में और आर्टिकल 245 से 255 तक इसके जो प्रावधान है वो किए गए हैं। और दूसरा है प्रशासनिक संबंध, तो संविधान के भाग 11 और आर्टिकल देखेंगे लोग तो 256 से 263 तक वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में है और प्रशासनिक संबंधों के बारे में है और उसके संबंध में जो प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। और वित्तीय संबंध की बात करेंगे लोग तो भाग 12 है और आर्टिकल देखेंगे लोग तो 268 से 293 तक है। 268 से 293 तक के आर्टिकल में इसका वर्णन दिखाई देता है। और लास्ट में और नेक्स्ट है विधायी संबंध में देखेंगे लोग तो 4 पॉइंट है इसमें। पहला है केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा, और तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, और चौथा पॉइंट है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे लोग तो संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत क्षेत्र में हर जगह लागू हो। तो केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार में सबसे पहले देखेंगे लोग तो सबसे पहली बात इसमें देखेंगे लोग संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत क्षेत्र में हर जगह लागू होगा। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, तो इन राज्य द्वारा बनाया गया कानून केवल राज्यों में लागू होगा। और कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिसमें केवल संसद के अधिकारिता है और अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान केवल संसद बना सकती है। विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिक पर उसके संपत्ति पर नियम या कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। और नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध में देखेंगे लोग तो इसमें हमने क्या देखा था, जो हमने स्ट्रक्चर अपनाया, स्वरूप अपनाया, वो क्या है, फेडरल है, संघीय स्वरूप है। या हमने जो संविधान में स्वरूप को अपनाया वो संघीय स्वरूप है। तो समस्त शक्तियाँ केंद्र व राज्य के मध्य विभाजित है। तो और समस्त शक्तियों में क्या क्या आएगा, तो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो जो न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं तो न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, तो क्योंकि हमने जिस न्यायिक व्यवस्था को अपनाया वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ। तो केंद्र व राज्यों के मध्य सहभागिता व सहकारिता, इसके माध्यम से बेसिकली चल सके केंद्र व राज्य के मध्य संबंध मधुर रहे। साथ में ये भी कहा गया है कि अलग अलग व्यवस्था की गई है और इन व्यवस्थाओं को समझाने के लिए 3 दृष्टिकोण को हम अपनाते हैं। तो 3 दृष्टिकोण, पहला है विधायी, दूसरा है कार्यकारी या प्रशासनिक, और तीसरा है विधायी। तो संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध की चर्चा की गई है। तो पहला है केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार में पहला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। तो हमने देखा राज्य विधानमंडल के लिए क्या है, केवल संसद जो है वो किस संबंध में नियम बना सकती है, वो केवल संसद के अधिकारिता है, किसी और के नहीं। तो नेक्स्ट देखेंगे लोग संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो पहला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संघ प्रदेशों हेतु नियम बना सकता है या केंद्र प्रदेशों हेतु नियम बना सकता है। राज्यपाल अगर चाहे तो किसी सूचीबद्ध क्षेत्र में संसद विधान लागू न करे, तो ये अधिकार है। तो असम के राज्यपाल की बात करें तो असम के राज्यपाल के ये पावर होता है कि मान लीजिए वहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय क्षेत्र में वो प्रावधान लागू करते हैं। तो वो चाहे तो संसद
मतलब वही प्रावधान होगा कि वो चाहे तो संशोधन या तो कोई संशोधन कर ले या तो उसको लागू ना करे। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कोई जनजातीय क्षेत्र है जो इसमें संबंधित प्रावधान को लागू न करे या संशोधन कर, तो ये 4 अपवाद हो गए या संशोधन करें। और नेक्स्ट टॉपिक है विधायी विषयों का बंटवारा। तो संघीय व्यवस्था में हमने जाना था कि विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघ यूनियन लिस्ट, दूसरा है राज्य स्टेट और तीसरा है समवर्ती। तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय शामिल है इस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ या केंद्र या संसद को है। राज्य का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरा है राज्य स्टेट में देखेंगे लोग तो इसमें जो राज्य में जो विषय शामिल है इस लिस्ट में, तो इसमें विधि कौन बनाएगा, तो जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हो। तो राज्य में देखेंगे लोग तो राज्य में जो विषय शामिल है इस पर विधि कौन बनाएगा, तो राज्य विधि बनाएगा। राज्य के पास ये अधिकार है। और तीसरा है समवर्ती सूची जिसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। और इस समवर्ती सूची में जो शामिल विषय है इस पर नियम बनाने का अधिकार तो केंद्र व राज्य दोनों के है, दोनों नियम बना सकते। और विषय की बात करें तो संघ में 97 से 98 विषय है और मूल रूप से पहले 97 विषय थे और वर्तमान में 98 विषय है। और राज्य की बात करें तो राज्य सूची में 66 से 59 विषय में से मतलब पहले 66 विषय थे और अभी वर्तमान में 59 विषय है। और समवर्ती सूची की बात करते तो पहले 47 विषय हुआ करता था और अभी वर्तमान में 52 विषय है शामिल इसमें। तो संघ सूची में कैसे विषयों को शामिल किया गया, तो जिन पर विधायी एकरूपता और आवश्यक थी और राष्ट्रीय महत्व की है, तो विषय जिन पर विधायी एकरूपता आवश्यक थी और ऐसे विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए फॉर एग्जाम्पल रेल की बात करें, बैंकिंग की बात करें, रक्षा या मुद्रा की बात करें तो इस तरह के जो भी नियम है, तो इस तरह के जो भी नियम बनाने का अधिकार है वो केवल संघ के पास है, केवल संघ, केंद्र और संसद के है। तो राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल है जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हो। और तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में बात करेंगे लोग तो केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं। और इसमें कैसे विषय को शामिल किया गया है, तो जिन विषयों पर एकरूपता वांछनीय तो है पर अनिवार्य नहीं। और उदाहरण के लिए शिक्षा बल, अगर विवाद हो तो केंद्र का नियम प्रभावी, तो ऐसे विषयों को शामिल किया गया है समवर्ती सूची। तो उदाहरण के लिए शिक्षा बल, अगर विवाद हो तो केंद्र का नियम प्रभावी हो। और नेक्स्ट है रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट मतलब जो बच गया हो, तो ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ, कुछ ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं दिए गए, ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। तो इस अवशिष्ट शक्तियाँ पर नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो तीसरा पॉइंट है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। तो इसमें पहला पॉइंट है जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तीसरा है राज्यों के अनुरोध की व्यवस्था में और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना और पांचवा है राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान में देखेंगे तो ऐसी 5 असाधारण परिस्थितियां हैं जिनमें केंद्र संसद राज्य हेतु नियम बना सकता है। और राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान में के पहला टॉपिक है जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तो 2/3 बहुमत द्वारा इस आशय से प्रस्ताव, तो 2/3 बहुमत द्वारा राज्यसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हेतु ऐसा करना जरूरी है, तब जाके राज्यसभा राज्य क्षेत्र के लिए जो नियम है वो बना सकता है। और अवधि की बात करें तो 1 वर्ष में एक बार। तो अवधि क्या होगी, अवधि होगी 1 वर्ष में एक बार। तो ऐसा जो है वो असंख्य बार हो सकता है। तो अवधि 1 वर्ष में एक बार, ऐसा जो है असंख्य बार हो सकता है। और पॉइंट भी है राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा। तो राज्य सूची के मामले में शक्तियाँ है वो किसको मिल गई, तो केंद्र को मिल गई, केंद्र को प्राप्त
प्राप्त हो गई। और तो इस तरह का आपातकाल के दौरान कोई नियम लागू किया गया है। तो आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी अधिकतम जो ये प्रभावी है। और पॉइंट सी है राज्यों के अनुरोध की व्यवस्था। तो इस तरह के कानून पर पुनर्विचार व संशोधन केवल केंद्र कर सकता है, न कि संबंधित जहाँ पे ये लागू है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता पॉइंट डी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना। तो जैसे ये लागू करना है, अगर जेनेवा समझौता लागू करना है तो ये सीधा लागू हो सकता है। और पॉइंट सी ई है, राष्ट्रपति शासन के दौरान तो राज्य सूची पर केंद्र प्रभावी हो गया। और दूसरा है ऐसा कानून राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, यद्यपि संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है। और संविधान के आर्टिकल 249 में देखेंगे लोग, तो इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। और किसी विषय विशेष पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधान पालिका का है अथवा संघ विधान पालिका का। इस पर राज्य और संघ, तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये विधान पालिका है। और बीच अथवा राज्यों के बीच मतभेद हो सकता है। निर्णय करने के लिए न्यायालय को यह देखना होगा कि अमुक विषय का सार और 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, और इसे सार और 7वें का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस कहा जाता है। और आर्टिकल 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाए। ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्यों पर भी किया जा सकता है, बशर्ते संबद्ध राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करे या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन हेतु केवल एक सूची का उल्लेख है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी शक्ति विभाजन की 2 सूचियों का उल्लेख है। और उपयुक्त वर्णित प्रावधान व बिंदु केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधों को प्रभावित करते हैं। स्पष्ट है कि परंपरागत संघात्मक सिद्धांत के अनुसरण से अधिक हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त देश के विकास के लिए केंद्रीय नियंत्रण आवश्यक माना गया है। और नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट 4 है, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। तो इसमें पहला पॉइंट है राज्यपाल, आर्टिकल 200 से 200 राज्यपाल अनुच्छेद 200 से 201 राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के भीतर व्यापार। तो दूसरी बात इसमें कही जाती है कि राज्य के भीतर व्यापार या वाणिज्य, राज्य के भीतर अगर व्यापार वाणिज्य प्रतिबंध को लेकर कोई विधेयक आएगा, तो ये प्रतिबंध संबंधी विधेयक ये राष्ट्रपति की पूर्व से अनुमति से आएगा। और नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। तो आर्टिकल 360, तो वित्तीय आपातकाल ये आर्टिकल 360 है। और तो वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या शक्तियाँ मिल जाती है केंद्र को, तो राज्य द्वारा पारित धन व विधेयक आरक्षित राष्ट्रपति के विचार हेतु, तो राज्य द्वारा पारित धन व वित्त विधेयक को आरक्षित राष्ट्रपति के विचार हेतु, मतलब राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर दिया जाए। और कुछ विशेष मामलों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। और सरकारी आयोग के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे लोग, तो हमने क्या देखा कि केंद्र की स्थिति मजबूत है, विधायी स्थिति। तो यहाँ पे सरकारी आयोग कहता है कि ये बात सही है। 1983 से 1988 वो सरकारी आयोग कहता है कि संघीय सर्वोच्चता के केंद्र और राज्य दोनों के
तो केंद्र की सर्वोच्चता आवश्यक है तो किसके लिए? सौहार्द व समन्वय हेतु। संविधान का अनुच्छेद 256 के बारे में कुछ देखेंगे ना, तो संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। और पहला पॉइंट है, यदि कोई राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने में असफल रहता है तो उस पर संविधान का अनुच्छेद 365 लागू किया जा सकेगा, जिसके अनुसार यदि कोई राज्य संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, साथ ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लोग, प्रशासनिक संबंध। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णन है। तो प्रशासनिक संबंध आखिर कहाँ पे दिए गए हैं? तो आर्टिकल 256 से 263 तक वर्णन है और इसमें भाग 11 है और अनुच्छेद 256 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है और ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आप लोग अच्छे से लिख के रिवीजन कर लीजिएगा लोग। और प्रशासनिक संबंध में देखेंगे तो पहला पॉइंट है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, दूसरा पॉइंट है राज्य एवं केंद्र के दायित्व और तीसरा पॉइंट है राज्यों को केंद्र के निर्देश और कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व और केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग, अखिल भारतीय सेवा और लोक सेवा आयोग और एकीकृत न्याय व्यवस्था, आपातकालीन अवधि में संबंध और अन्य संबंध और संविधानेतर युक्तियाँ। और तो ये सारे पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा में, तो सबसे पहले संसद में, तो संसद की जो कार्यकारी शक्ति है वो पूरे भारत में है और राज्य की शक्तियाँ राज्य क्षेत्र तक सीमित है और संसद द्वारा बनाए गए नियम वो पूरे भारत में लागू होंगे। तो संसद के कार्यकारी शक्ति पूरे भारत में है और राज्य की शक्तियाँ राज्य क्षेत्र तक सीमित है। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा पॉइंट, राज्य एवं केंद्र के दायित्व। तो संविधान राज्य की कार्यकारी शक्ति पर दो प्रतिबंध लगाता है। संविधान राज्य की कार्यकारी शक्ति पर 2 प्रतिबंध लगाता है। तो ये प्रतिबंध कैसे लगाता है? तो केंद्र को असीमित अधिकार है, इस संबंध में अनलिमिटेड राइट है। केंद्र को कार्यकारी और इस तरह की चीज़ों में असीमित अधिकार। तो राज्यों को ये प्रतिबंध लगा दिया कि जो राज्य है वो केंद्र के विधि का अनुपालन करे। तो राज्य जो है केंद्र सरकार की नीतियों का अनुपालन करेगा। और दूसरा पॉइंट है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति बाधित न हो। तो केंद्र सरकार की नीतियों का अनुपालन करेगा, तो ये राज्य केंद्र सरकार की नीतियों का अनुपालन करेगा, तो ये साधारण दायित्व है। और दूसरा, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति बाधित न हो, कुछ इस तरह से राज्य अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो ये दूसरा विशेष दायित्व, ये बड़ा ही विशेष दायित्व है। और तो आर्टिकल 365 क्या कहता है इस संदर्भ में? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन ये सबसे बड़े अधिकार है, ये सबसे बड़ा आधार है कि केंद्र के कार्यपालिका शक्ति बाधित ना हो। और तीसरा पॉइंट है राज्यों को केंद्र का निर्देश। तो पहला है रेलवे। तो केंद्र जो है वो किस संदर्भ में निर्देश दे रहा है? तो कह रहा है कि रेलवे का रखरखाव करे। दूसरा है संचार व्यवस्था। तो रेलवे या संचार व्यवस्था है उसका देखभाल या रख रखाव करे। और इसके अलावा केंद्र क्या कह सकता है? और इसके अलावा ये कहा कि चाहे प्राथमिक शिक्षा व एसटी कल्याण हेतु योजनाएं हेतु निर्देश दे सकता है। और चौथा पॉइंट, कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। तो शक्तियों का विभाजन कठोर है और केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्यों को नहीं दे सकते हैं और राज्य केंद्र को रोक नहीं सकता है। और केंद्र बिना राज्यों की सहमति के कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। और पांचवा पॉइंट है केंद्र व राज्यों के बीच संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद पर संसद के पास न्याय निर्णय शक्ति राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या नई अखिल भारतीय सेवा का गठन के अधिकार राज्यसभा के पास है। और राज्यसभा ऐसा विशेष बहुमत के द्वारा बहुमत से कर रहा है। और विशेष बहुमत क्या है? तो स्पेशल मेजोरिटी से ऐसा कर रहा है। और अखिल भारतीय सेवाएं पहले 2 हुआ करती थी, IAS और IPS। और IFS जो है वो 1966 में राज्यसभा के द्वारा इसका गठन जो है किया गया। और 3 तरह के अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और आर्टिकल 312 राज्यसभा को, तो आर्टिकल 312 में राज्यसभा को शक्ति है कि वे नई सेना का सृजन करे और या नई सेवा का गठन करे। अखिल भारतीय
अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं इन पर केंद्र का नियंत्रण होता है और केंद्र का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।